कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए अक्षर एकेडमी को और करें अपने जीपीएससी एंड सीजी व्यापम का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। पेडोलॉजी का कितने कितने नंबर में पूछने वाला है, कम से कम आपको एक आइडिया रहेगा तो वो कर सकते हैं आप कि कितने नंबर का आने वाले, किस क्षेत्र में कितना मेहनत कर सकते हैं, है ना। क्योंकि सिलेबस बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर आप सिलेबस को अच्छी तरीके से समझ रहे हैं तो लगभग सही हो जाएगा सब। इसमें टेट का और शिक्षक भर्ती का, और ये शिक्षक भर्ती में इसका ये वर्ग 3 मान लीजिए और वर्ग 2 का, ये दोनों चीजों का सिलेबस कैसा है, कॉमन सिलेबस है। इन दोनों में पेडोलॉजी से लेके, सामान्य अध्ययन से लेके, गणित रीजनिंग से लेके लगभग मतलब 95% तक इन लोग का सिलेबस एक जैसा है। तो ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं, एक साथ दोनों की तैयारी होगी। कुछ चीजें एक्स्ट्रा हैं तो टेट वाले कुछ एक्स्ट्रा पढ़ लेंगे तो उनको फायदा हो जाएगा, और शिक्षक भर्ती में कुछ चीजें एक्स्ट्रा है, मैं दोनों का कंपाइल मिला के सिलेबस बनाऊंगा। तो उस सिलेबस ये फायदा होगा कि टेट वाले भी कुछ एक्स्ट्रा पढ़ लेंगे और शिक्षक भर्ती वाले भी कुछ एक्स्ट्रा पढ़ लेंगे, क्योंकि पढ़ना तो अपने को शिक्षा शास्त्र और बाल विकास है। तो 2-4 चैप्टर अगर अधिक पढ़ लिया जाए तो उससे फायदा होगा, घाटा नहीं होने वाला है। उससे क्या होगा, फायदा मतलब विषय के आसपास भी अपन क्या कर पाएंगे, थोड़ा सा पढ़ पाएंगे, तो थोड़ा सा ज्ञान क्या हो जाएगा, ठीक ठाक हो जाएगा। दोनों का एक जैसा है लगभग। अब बाकी सिलेबस पर मैं चर्चा करूंगा बाद में, जैसे जैसे विषय आता जाएगा या जो टीचर आपको पढ़ाएंगे, जो भी विषय पढ़ाएंगे वो लोग अपना चर्चा बनाएंगे। मैं आपको बाल विकास या शिक्षा शास्त्र का मूल सिलेबस बता देता हूँ, और किस पार्ट से कितना क्वेश्चन आने वाला है वो भी जान लीजिएगा, तो एकदम क्लियरिटी रहेगा कि क्या क्या रहेगा इसमें। ठीक, इसमें इकाई 1 है। पहला इकाई 1 में दिया हुआ है बाल विकास परिचय। बाल विकास का परिचय। बाल विकास परिचय कहने का मतलब है कि जैसे गर्भावस्था, शैशवावस्था, प्रौढ़ावस्था, ये अवस्थाओं के बारे में उनका डिटेल क्या है, अवस्था के विशेष गुणों में कैसा कैसा लक्षण दिखाई दे रहा है उनके बारे में, और जैसे शारीरिक हो गया, मानसिक हो गया, भावनात्मक कुछ बदलाव होते हैं हर व्यक्ति में, उम्र के साथ कुछ ना कुछ बदलाव होते हैं। जैसे जो छोटा बच्चा होता है वो बचपना दिखाता है, जबकि जो 50 साल का व्यक्ति होगा वो गंभीर व्यक्ति होगा, धीरे धीरे गंभीरता आती जाता है। तो उस तरीके के जो होगा, हर व्यक्ति के हिसाब से पोषण का अलग अलग स्तर होता है। पोषण के स्तर, जो 5 साल का बच्चा होगा वो कुछ अलग खा रहा होगा, जबकि 50 साल का जो व्यक्ति होगा अलग खा रहा होगा। ये पोषण से संबंधित जो जानकारी है उनके बारे में, और बाल विकास से सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की जानकारी, कि बाल विकास में किसी व्यक्ति के किस पृष्ठभूमि में रहता है। जैसे अमीर पृष्ठभूमि में होगा तो अमीर जैसा व्यवहार करेगा, गरीब पृष्ठभूमि में होगा तो गरीब पृष्ठभूमि, अगर वो स्लम बस्ती में रहता है तो वैसे ही व्यवहार करेगा। जैसे इन लोगों को आप लोगों को बताते रहता हूँ कि मोगली जंगल में पैदा हुआ था, तो मोगली जंगल में पैदा हुआ था तो वैसे ही तो व्यवहार करता था ना वो। अगर कोई व्यक्ति शहर में पैदा होगा तो वैसे व्यवहार करेगा। तो सांस्कृतिक सामाजिक पृष्ठभूमि के बारे में इसमें कुछ बताया गया है। ये वाला सारा पार्ट पूछेगा 7 नंबर का। इस पार्ट से कितने नंबर का आने वाला है, 7 प्रश्न आने वाले हैं, और 7 नंबर के यहां से पूछेंगे। दूसरा इकाई 2 वाला जो पार्ट है, इस पार्ट में विकास के पहलू, विकास के पहलू, इस पहलू में क्या क्या चीज है। जैसे किसी का सामान्य विकास हो गया, बदलाव हो गया, शारीरिक ऊंचाई, कद, उस तरीके से क्या व्यवहार होना चाहिए, उनका वयस्क कैसे व्यवहार करना चाहिए, वयस्कों का उम्र के बढ़ने के साथ कितनी लंबाई चौड़ाई होती है उनके बारे में, और उसके व्यक्तित्व के बारे में, उनके पृष्ठभूमि के बारे में, ये बहुत सारी चीज दिया गया है। ये भी लगभग पूछेगा कितने नंबर का, 7 नंबर का। ठीक, इकाई 3 है। इकाई 3 में सीखना और संज्ञान का विकास। सीखना एवं संज्ञान। संज्ञान का मतलब होता है खुद से ऑब्जर्व करना, खुद से जानना, मतलब खुद से ऐसा करना कि जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति, हम बहुत सारे मामले में हम जान नहीं रहे किसी मामले में, तो जैसे उस बारे में खुद से जानकारी इकट्ठा करना, खुद पूछना संज्ञान कहलाता है। तो उसके बारे में पूछ रहा है कि सीखना, सीखता है कोई बच्चा, सीखता है या संज्ञान लेता है, उसके बारे में ये भी 7 नंबर का है। इकाई 4 जो है
वो बताया गया है किसके बारे में, इसका अपन डिटेल पढ़ेंगे। मैं सिर्फ शॉर्टकट में आपको लिखकर एक मोटा मोटी आपको बताना चाह रहा हूं। विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, विशेष ये सॉरी ये 9 नंबर का है ना, इसमें ज्यादा थोड़ा पूछेगा। विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, यहां से पूछेगा 7 नंबर का, और टोटल कितना पूछेगा 30 नंबर का। ठीक, 7 की 21 हो गया और 9 30 हो गया। विशेष आवश्यकता वाले बच्चे में है कि जैसे क्षति है, अपंगता है, कोई अक्षमता है, या जैसे कोई बच्चा जो है मानसिक उसका विकास नहीं हो पाता है, तो ऐसे आवश्यकता वाले बच्चे को विशेष आवश्यकता वाले बच्चे को बोलते हैं। इनके क्या जिम्मेदारी है, उनके कैसे पाठ्यक्रम होने चाहिए, उनको कैसे सिखाया जाना चाहिए, उनका अधिगम का प्रक्रिया कैसा है, और शिक्षक अधिकार अधिनियम 2009 में उनके लिए क्या प्रावधान किया गया है, शिक्षकों के इस संदर्भ में क्या उत्तरदायित्व रहेंगे, क्या भूमिका होगी, क्योंकि ऐसे बच्चों को सिखाना भी तो अपने आप में चुनौती है। तो शिक्षक क्या भूमिका निभा रहे हैं, क्या क्या काम करेंगे, इनके बारे में ये मोटा मोटी इसका सिलेबस है। ये पेडोलॉजी के 4 पार्ट में आपका बटा हुआ है। ठीक, हाँ, इसके अलावा मैं आपको एक्स्ट्रा क्या पढ़ाऊंगा, जैसे शिक्षा और मनोविज्ञान, क्योंकि इससे जुड़ा हुआ होता है शिक्षा और उसका क्या होता है मनोविज्ञान। ठीक, और इसके साथ साथ में आपने पुराना पेपर देखा होगा, तो पुराने पेपर में 5-6 क्वेश्चन ऐसे आते हैं, और पुराना पेपर देखा कि नहीं देखा है? हाँ, पूरा 6 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो सीधे तौर पर क्या पूछ लेते हैं, ये कोटेशन से। कोटेशन मतलब समझ रहे हैं, किसी का परिभाषा दे देगा आपसे और पूछेगा कि ये किसने कहा है, ये व्यवहार किसने दिया, या किसी सिद्धांत, तो कोटेशन ना हुआ तो कोई सिद्धांत पूछेगा आपसे, कि कोई सिद्धांत को पूछा जाएगा कि ये इसका 2-3 वैज्ञानिकों के, जो 2-3 प्रोफेसरों के सिद्धांत तो बताए गए हैं, जीन प्लाजा वगैरह हो गया इनका, तो कहा गया है कि आप इनका सिद्धांत बताइए। लेकिन कुछ ऐसे प्रोफेसर हैं जिनके सिद्धांत के बारे में कुछ बोला नहीं गया है, सिलेबस में नहीं बोला गया है, लेकिन उनके बारे में पूछेगा आपसे, क्योंकि वहीं से तो क्वेश्चन बनता है। बाकी इतना सरल टॉपिक तो देगा नहीं कोई, 30 नंबर का अगर दे रहा है और सिलेक्शन इसी पर हो रहा है। अच्छा, टेट में और शिक्षक भर्ती दोनों में आपको बता दूं, सिलेक्शन इसी पर निर्भर करता है, क्योंकि देखिए सामान्य अध्ययन सब पढ़ते हैं, 2 चीजों पर निर्भर करता है, एक तो किस पर, आपका पेडोलॉजी पर, और दूसरा गणित रीजनिंग पर। गणित रीजनिंग आपको मजबूत करना है, अगर आपको, क्योंकि 30 नंबर वहां पर भी आने वाला है, और साथ में आपको क्या करना है, इस शिक्षा शास्त्र को मजबूत करना है, क्योंकि शिक्षा शास्त्र सबका मजबूत नहीं होता है। शिक्षा शास्त्र जो होता है, क्योंकि आपको तो पता है कि बीएड डीएड अगर किए हैं तो किस तरीके से किए हैं, उस समय कभी भी ये ध्यान नहीं रहता है कि हमको अच्छे से ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि बीएड करते समय हमारे दिमाग में सिर्फ इतना रहता है कि अभी फिलहाल अपने को डिग्री लेना है, डिग्री लेने के बाद चले जाते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो अच्छे तरीके से क्या कर पाते हैं, पढ़ाई करते हैं। और कई बार ऐसा होता है, इतना सारा असाइनमेंट रहता है, उसको पूरा करते करते विषय की ओर हमारा ध्यान ही नहीं जाता है, सुबह से लेकर शाम तक अपन क्या कर रहे थे, असाइनमेंट पूरा करने में हमारा समय बीत जाता है, तो उसकी वजह से हम पढ़ाई में ध्यान नहीं दे पाते हैं। लेकिन यहाँ पर ऑब्जेक्टिव हिसाब से अपन पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे कि सारा चीज लगभग कवर हो जाए, और पेपर हर रोज डलेगा, पेपर हल करना है आपको, उसमें जो भी कंफ्यूजन आएगा उसको चर्चा कीजिएगा। पेपर हर रोज टेलीग्राम में डलेगा, टेलीग्राम में सब लोग जुड़ जाइएगा। ठीक, और यूट्यूब पर जो डाल रहे हैं तो डालेंगे ही, तो देखेंगे ही आप लोग देखने के लिए। तो एक आज शिक्षा शास्त्र का मैं एक परिचय बता देता हूं आपको, कि शिक्षा शास्त्र और मनोविज्ञान जो सबसे शुरुआती दौर वाला है, वो अपन पहले धीरे धीरे चलेंगे, फिर आपको लगेगा, जिस दिन आपको लगेगा कि नहीं अब आगे बढ़ सकते हैं, तेजी से बढ़ते हैं, तो बताइएगा, तो फिर अपन तेजी से आगे बढ़ेंगे, है ना। अब आवाज वगैरह ठीक आ रही है ना? ठीक है। शिक्षा एवं मनोविज्ञान, एकदम रिलैक्स रह के पढ़िएगा, क्योंकि ये वाला जो टॉपिक है ना, इसमें फैक्ट आपको बहुत कम मिलेंगे, फैक्ट नहीं है इसमें। तो जितना ज्यादा समझेंगे, छोटे छोटे शब्दों का अर्थ समझने को, उतना ज्यादा बेहतर होगा। ठीक, शिक्षा शब्द जो है, शिक्षा शब्द
अंग्रेजी के एजुकेशन से बना हुआ है। से बना है, ठीक। और ये एजुकेशन शब्द जो है लैटिन के एजुकेटम से बना है। और इस एजुकेटम का अर्थ होता है शिक्षित करना, ठीक। इसका अर्थ क्या होता है? शिक्षित करना। देखिए, शिक्षा शब्द किसके? अंग्रेजी के एजुकेशन से बना है, हमको अच्छी तरह पता है। लेकिन एजुकेशन जो शब्द भी है ना, वो एजुकेशन शब्द अंग्रेजी का जो शब्द है वो किसका है? इंग्लिश के ज्यादातर शब्द, अंग्रेजी के ज्यादातर जो शब्द होते हैं वो किसके बने होते हैं? लैटिन से आए हुए होते हैं। अंग्रेजी के सभी शब्द लगभग 90% जो शब्द होते हैं वो कहां से आए होते हैं? वो लैटिन से आए होते हैं। तो एजुकेटम से, जो लैटिन का भाषा है एजुकेटम, इससे बना हुआ है एजुकेशन, और एजुकेशन से बना हुआ है शिक्षा, ठीक। और इसका अर्थ क्या होता है? इस एजुकेटम यानी एजुकेशन का अर्थ होता है शिक्षित करना। इसका मतलब क्या हुआ? शिक्षित करना। तो शिक्षा का मतलब यही होता है, शिक्षित करना या ज्ञान देना, सीखना, इसी के अर्थ में लिया जाता है उसका मतलब, ठीक। इसके परिभाषा में अलग अलग लोगों ने अलग अलग परिभाषा दी है। उसमें सबसे महत्वपूर्ण परिभाषा भारतीय संदर्भ में विवेकानंद का है। विवेकानंद कहते हैं कि मनुष्य में अंतर्निहित, मनुष्य में अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति क्या है? अभिव्यक्ति ही शिक्षा है। अंतर्निहित का मतलब होता है जो अंदर बैठा है, या जिस अंदर किसी भावना को, जिस चीज को अपन महसूस कर रहे हैं, जो आंतरिक रूप से व्याप्त है या घुसा हुआ, उसको अंतर्निहित कहता है। पूर्णता का मतलब होता है कंप्लीट महसूस कर रहा हूं। जब इंसान आंतरिक रूप से कैसा महसूस कर रहा हो? पूर्णता महसूस कर रहा हो, खालीपन महसूस ना कर रहा हो। क्योंकि आप एक चीज आपने ध्यान दिए होंगे कि जब आप परीक्षा में जाते हो और आप पढ़ कर नहीं जाते हो तो एक डर पैदा होता है, वो एक खालीपन है। और जब आप पढ़कर जा रहते हो, ज्ञान मतलब आपके अंदर भरा पड़ा है, तो आपके अंदर आत्मविश्वास का संचार हो चुका होता है, वही अपने आप में एक पूर्णता है। तो ये क्या कह रहे हैं कि मनुष्य में अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति, और उसकी अभिव्यक्ति कैसे होती है? आपके तरीकों से होती है कि आपका जो चाल होगा, आपके सोचने का अंदाज होगा, आपके क्लासरूम में जाने का जो तरीका होगा, वो आत्मविश्वास से भरा हुआ होगा। ये अपने आप को कैसा दिखा रहा है? अभिव्यक्ति कर रहा है। किस बात की अभिव्यक्ति कर रहा है? पूर्णता की अभिव्यक्ति कर रहा है। आपके चाल ढाल में भी वो आत्मविश्वास दिखाई देगा, नहीं तो आप डरे हुए दिखेंगे। आप कैसा लग रहा होगा? नर्वस दिख रहे होंगे, बार बार पैर हिला रहे होंगे, नाखून चबा रहे होंगे, ये नर्वस सिस्टम दिखाई देता है। तो वो चीजें ये बता रहे हैं विवेकानंद कि अंतर्निहित जो आपके अंदर जो भाव है, वो कैसे भाव लेकर आएंगे? पूर्णता की अभिव्यक्ति लेकर आएंगे। पूछ सकता है कि पूर्णता की अभिव्यक्ति किसने बताया है? तो ये आपको विवेकानंद ने बताया। दूसरी महत्वपूर्ण परिभाषा है गांधी जी की। गांधी जी कहते हैं कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय, शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक एवं मनुष्य, बालक एवं मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क एवं आत्मा के सर्वोत्तम अंश की अभिव्यक्ति है। इनका कहना है कि कोई बालक हो या मानव हो, मनुष्य हो, स्त्री पुरुष दोनों के बारे में, जब मनुष्य या मानव कहा जाता है तो स्त्री पुरुष दोनों शामिल है। उनके शरीर, मस्तिष्क और आत्मा
अगर सही मायने में देखोगे तो किसी भी व्यक्ति में, चाहे वो महिला या पुरुष, तीन ही चीजों से मिलकर बना होता है। एक है उसका जो बायोलॉजिकल शरीर बना हुआ है, शरीर जो भौतिक शरीर इसको कह सकते हैं, उसका मस्तिष्क जो उसके पूरे शरीर को संचालित करता है, उसके व्यवहार को संचालित करता है, और तीसरा अभौतिक रूप से अगर माना जाए तो एक आत्मा जो इस जन्म के बाद है और पूर्व जन्म में अगले शरीर बदल रही होगी। आत्मा वास्तविक में होती है नहीं होती हमको नहीं पता है, लेकिन गांधी जी का मानना है कि उनमें हर व्यक्ति में एक आत्मा होगी जो उसकी अंतरात्मा या हृदय जिसको कह सकते हो आप, वैसा चीज होगा। तो मस्तिष्क है एक पार्ट उसका शरीर है और तीसरा पार्ट क्या है, आत्मा है। इन तीनों का शरीर, मस्तिष्क और आत्मा का ये कहते हैं सर्वोत्तम अंश अभिव्यक्ति है। सर्वोत्तम अंश क्या है? अभिव्यक्ति है। और अभिव्यक्ति होगी कैसी? शिक्षा के रूप में। अब मैं आपको समझाता हूं कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। कोई व्यक्ति, दुनिया में कोई व्यक्ति सभ्य है या असभ्य है, ये कैसे पता चलता है? जब वो बोलेगा, जब वो अपने वाणी की अभिव्यक्ति करेगा, जब वो आपको अपनी बात कहेगा, जब तक वो कोट पैंट पहन कर बैठा हुआ है चुपचाप कुर्सी पर, तब तक आप उसको जान नहीं पाओगे कि व्यक्ति सभ्य है या असभ्य। जैसे ही अपनी अभिव्यक्ति व्यक्त करेगा, बोलेगा कुछ अच्छा या बुरा, जैसा चाहे, तुरंत जान जाओगे आप ये सभ्य है या असभ्य। चरित्र से पता, मतलब कपड़ों से उसका चरित्र का पता नहीं चल सकता है, लेकिन जब अभिव्यक्ति हो जाएगी तब उसको पता चल जाएगा कि उसका शरीर, मन, मस्तिष्क या आत्मा का भाव कैसा है, वो क्या व्यक्त करना चाहता है। इसलिए बोलता है कि वो सर्वोत्तम अंश की क्या है, अभिव्यक्ति है। और वो अभिव्यक्ति क्या होनी चाहिए? शिक्षा। शिक्षा से पता चल पाएगा। अगर उसकी शिक्षा का स्तर ऊंचा है तो निश्चित तौर पर वो सभ्य होगा। अगर उसकी शिक्षा का स्तर क्या है, गिरा हुआ है या छिछला है, कमजोर है, तो वह कैसा दिखाएगा? असभ्य दिखाई देगा। ठीक, तो ये गांधी जी कहते हैं शिक्षा का महत्व को बताते हुए, शिक्षा के बारे में बताते हुए, गांधी जी के हिसाब से वही है। हाँ, क्या कह रहे हो उमेश सर? ऊपर दिख नहीं रहा है। कहाँ ऊपर नहीं दिख रहा है रे? कौन सा ऊपर नहीं दिख रहा है? अच्छा अच्छा, वो लाइट चमक रहा है क्या? यहाँ पर लिखा हुआ क्या, कौन सा चमक रहा है? कहीं पर दिख रहा है क्या? ये वाला बात, एजुकेशन से बना हुआ है, एजुकेटम से बना हुआ है, इसका अर्थ होता है। ठीक, ये वाला भाग नहीं दिख रहा, इसका अर्थ होता है शिक्षा। लाइट की वजह से, किसी लाइट को बंद कीजिए तो देखिए, तो ऊपर वाली लाइट को बंद कीजिए तो एक बार, ये ऊपर वाली लाइट को शायद इसकी वजह से चमक रहा है क्या? चालू कीजिए उसको। अब दूसरे नीचे किसी लाइट को बंद कीजिए तो, हाँ ठीक। फिर भी वैसे ही हो रहा। ये बीच वाली लाइट को बंद कीजिए सबसे क्या? नहीं नहीं, ये वाला बंद हो गया क्या? नहीं, वो तो और चमकने लगा। हाँ, ये कौन सा बंद हो गया? इधर वाला बंद हो गया। नहीं, इसको चालू करना है। हाँ, चालू कीजिए, इधर वाले को भी चालू कीजिए। हाँ, और उसके बगल में बंद कीजिए तो, हाँ उसी को, पंखा है, ये वाला बंद हो गया। सबसे शुरू वाले, इधर वाले, नीचे नीचे नीचे, चालू कीजिए इसको। अब इसको बंद, हाँ ठीक हो, बस। शिक्षा शब्द अंग्रेजी के एजुकेशन से बना हुआ है और एजुकेशन लैटिन के एजुकेटम से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है शिक्षित करना। विवेकानंद ने कहा कि अंतर्निहित जो पूर्णता की अभिव्यक्ति होगी वो शिक्षा कहलाएगा। गांधी जी ने कहा शिक्षा से मेरा अभिप्राय ऐसा है कि किसी बालक में, किसी मनुष्य में कैसा शरीर का, मस्तिष्क का, आत्मा का, इनमें अभिव्यक्ति का अंश कैसा हो, अभिव्यक्ति की तरफ हो, तो हम अपन क्या कह सकते हैं, उसको शिक्षा कह सकते हैं। ठीक, ठीक है। अगर आप पेस्टोलॉजी के हिसाब से जाएं, ठीक, तो पेस्टोलॉजी के हिसाब से अगर आप जाएं तो शिक्षा को क्या कहते हैं, शिक्षा क्या है, इसकी परिभाषा क्या बताता है? ये बताता है कि मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का, मनुष्य की जन्मजात शक्ति का मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का स्वाभाविक
समरूप और प्रगतिशील विकास है। प्रगतिशील विकास है। मनुष्य की जन्मजात शक्ति क्या है? मनुष्य जो भी प्राप्त किया है मानव के रूप में, शारीरिक कद काठी जो प्राप्त किया है वो उसकी जन्मजात शक्तियां हैं। मस्तिष्क जो प्राप्त किया है वो जन्मजात शक्तियां हैं। विचार करने की जो क्षमता प्राप्त की है वो जन्मजात शक्तियां हैं। ठीक। चौथा महत्वपूर्ण चीज है जिज्ञासा। मनुष्य, बाकी जीवों में जिज्ञासा नहीं होती, जानने की इच्छा जीवों में नहीं पाई जाती। मनुष्य ने ही उन्नति की, इसका सबसे मूल वजह था कि मनुष्य के अंदर जिज्ञासा था। अगर मनुष्य जिज्ञासु नहीं होता तो आज इतना सारा कुछ खोज नहीं हुआ होता। तो मनुष्य की जन्मजात शक्तियां यही हैं, जिज्ञासा है, सोचने की इच्छा है। ठीक। ये कैसे होनी चाहिए? स्वाभाविक हो, समरूप हो और प्रगतिशील विकास अगर हो तो हम ये मानेंगे कि शिक्षा का विकास हुआ, शिक्षा प्राप्त कर लिया है। जन्मजात शक्तियों में ही विकास हो रहा है। जन्मजात शक्ति जैसे सोचने की क्षमता जन्मजात शक्ति है, लेकिन सोचने की क्षमता में विचारशील व्यक्ति या चिंतनशील व्यक्ति बन जाए और वो विवेकानंद के स्तर तक पहुंच जाए तो हम ये मानेंगे कि वो शिक्षित हो गया। कोई व्यक्ति ईश्वरचंद्र विद्यासागर बन जाता है, जन्मजात शक्ति तो उसके सब सोचने समझने की शक्ति तो हर व्यक्ति में मौजूद है, लेकिन शिक्षा के स्तर ने उसको क्या कर दिया? बेहतर बना दिया। तब वो व्यक्ति क्या बन जा रहा है? गांधी जी बन जा रहा है, वो आदमी आइंस्टीन बन जा रहा है, क्योंकि शिक्षा का स्तर उसके अंदर क्या हो गया? ज्यादा आ गया, ज्यादा महसूस कर पाया हो। तो यही बात कहता है, एपिस्टेमोलॉजी कहता है कि जन्मजात शक्ति तो जिसके अंदर मौजूद होगी ही होगी, लेकिन जन्मजात शक्तियों के अलावा वो शिक्षा के अपने स्तर को, लेवल को इतना ऊंचा ले जाए कि वो क्या हो जाए? प्रगतिशील हो जाए, समरूप हो जाए और स्वाभाविक हो जाए। ठीक, ये एपिस्टेमोलॉजी कहता है। सामान्य रूप से आप शिक्षा को देखें तो शिक्षा क्या है, अगर पूछा जाए आपसे क्या है तो क्या क्या चीजें हैं वो मैं आपको शार्ट में बता देता हूं। पहला, ये संकीर्ण एवं व्यापक दोनों है। संकीर्ण और व्यापक का मतलब मैं आपको समझा देता हूं। संकीर्ण और व्यापक का मतलब होता है, संकीर्ण शिक्षा का मतलब वो शिक्षा है जो आप किताबी ज्ञान प्राप्त करते हो। संकीर्ण शिक्षा हमेशा आप देखोगे दो प्रकार की शिक्षा पाएगा। एक तो आप किताब वाला शिक्षा प्राप्त करते हो जो पहली से लेकर 12वीं तक फिर कॉलेज में आपने प्राप्त किया। दूसरा शिक्षा आप प्राप्त करते हो जो अनुभवजन्य है, जो अनुभव से सीखते हो। जीवन की बहुत सारी चीजें जो है हम कैसे सीखते हैं? अनुभव से सीखते हैं, जो किताबी ज्ञान में उपलब्ध नहीं है। सामाजिक विज्ञान आपने पढ़ भी लिया, भूगोल, इतिहास सारी चीज पढ़ भी लिया, लेकिन समाज के बारे में आपको सही ज्ञान जो है अनुभव से प्राप्त होगा, किताबों से नहीं। ये वाला जो है किताबी जो ज्ञान है वो कैसा अध्ययन है? संकीर्ण अध्ययन है। और जबकि अनुभव वाला अध्ययन जो होता है वो अध्ययन कैसा होता है? व्यापक अध्ययन है। आप हर रोज सीख रहे होते हैं, हर रोज। कब तक? जीवन पर्यंत। हम मरने से पहले तक भी कुछ सीख रहे होते हैं। भाई मरने से पहले जैसे हमारे अंदर जान गया, हमारे शरीर से जान उड़ा, हमको यह पता चल गया कि आखिर आदमी मरा कैसे। भाव पता, कोई काम का नहीं रहता वो खैर जानने के लिए। ये जान भी जाएगा तो क्या कर लेगा? कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। तो अनुभव भी क्या करेगा? वो सिखा कर जाता है। ये कैसे बोल सकते हैं अपन? संकीर्ण भी है और व्यापक भी है। दूसरा, औपचारिक भी है, औपचारिक एवं अनौपचारिक दोनों है। किताबी ज्ञान जो है वो कैसा ज्ञान है? औपचारिक ज्ञान है, लगातार लेते हैं। और अनुभव ज्ञान जो है अनौपचारिक ज्ञान है। माता पिता, भाई बहनों, समाज, समुदाय, राष्ट्र, कार्य करते करते हम सीखते हैं अनौपचारिक रूप से। और जो औपचारिक रूप से किताबी ज्ञान प्राप्त करते हैं वो औपचारिक ज्ञान कहलाता है। ठीक। तीसरा, व्यक्तित्व का विकास एवं समाज कल्याण। अभी बताइए कि कोई किसी व्यक्ति ने व्यक्तित्व का विकास नहीं किया, अपना व्यक्तित्व ही खराब कर लिया, इतना ज्ञान प्राप्त कर लिया, इतना ज्ञान प्राप्त कर लिया कि रोज पी के गिर जा रहा है, वो नाली में गिर जा रहा है, या फिर वो बम बना रहा है और बम बनाकर क्या कर रहा है? लोगों के ऊपर फेंक रहा है, जिससे लोग क्या हो रहे हैं? मर रहे हैं। तो क्या आप कहोगे कि वो वास्तविक में शिक्षित व्यक्ति है? कभी भी नहीं कहेंगे आप। तो शिक्षा, शिक्षित करने का मतलब सिर्फ इतना नहीं है
कि हमने ज्ञान प्राप्त कर लिया, बम बनाने का ज्ञान प्राप्त कर लिया तो बड़े शिक्षित हो गए, या कोई अन्याय का काम करना शुरू कर दिया, अत्याचार का काम करने तो बड़ा शिक्षित हो गए। हम क्या मानेंगे कि इस व्यक्तित्व का विकास हो और साथ में कैसी भावना हो, समाज कल्याण की भावना हो। जब तक समाज कल्याण की भावना नहीं तब तक वो शिक्षा काम का नहीं, वो शिक्षा काम का नहीं, क्योंकि विवेकानंद का ज्ञान, विवेकानंद का ज्ञान तभी काम का है जब वो समाज के लिए काम करते थे। बहुत सारे ऐसे लोग जो बहुत ज्ञानी हैं लेकिन कूप मंडूक की तरह बैठे हुए हैं, तो हम उनको ज्ञानी मानकर भी जान भी जाते हैं अगर कि ज्ञानी आदमी तो क्या किस काम का, जो समाज के लिए उपयोगी ना हो। तो ऐसे ही है। फिर शिक्षा जो है ये आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। आजीवन चलने वाली प्रक्रिया कहने का मतलब है जीवन के किसी भी मोड़ पर पहुंच जाइए, पैदा होते ही हम सीखना शुरू करते हैं और लास्ट तक, अंतिम दिवस तक कुछ ना कुछ सीख रहे होते हैं, कुछ ना कुछ जीवन हमको सिखा कर जाता है, तो आजीवन चलता है। अगला है सतत चलने वाली प्रक्रिया है। जानते हो सतत चलने वाली प्रक्रिया का मतलब होता है निरंतर शिक्षा आप हमेशा प्राप्त करते हो। अभी आपने आया ना तो भी आपने कुछ सीखा, अभी आप यहाँ से जाओगे, सड़क में जा रहे होगे तभी कुछ सीख सकते हो, एक रिक्शे वाले सीख सकते हो, चीटी से सीख सकते हैं, कहते हैं ना। तो हर दिन कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा हम चाहे ऑब्जर्वेशन करें या ना करें, चाहे तो हम हर दिन हर टाइम सीख सकते होते हैं। ठीक, तो सतत चलने वाली प्रक्रिया लगातार चलती है। फिर बोलता है कि शिक्षा जो है स्वयं को आवश्यकता अनुसार वातावरण से अनुकूलित कर लेता है। ठीक, वातावरण से अनुकूलित करने का मतलब यह नहीं है एटमॉस्फेयर से नहीं है, हर प्रकार का सामाजिक वातावरण भी होता है, प्राकृतिक पर्यावरण भी होता है। चलिए प्राकृतिक पर्यावरण अगर मान हिसाब से देखें अपन, तो मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है गर्म वातावरण में रहता है और ठंडे वातावरण में प्रवेश करता है, क्या करेगा वो, ठंड लगने लगी उसको, क्या करेगा वो, कपड़े पहन लेगा। कम से कम इतना तो ज्ञान है ना कि मेरे को गर्मी से अगर मैं ठंडी की ओर आता हूँ और ठंड लग रही तो कपड़े पहन लूं। सामाजिक वातावरण की अगर बात करें तो एक समाज में अगर मान लीजिए वो उच्च समाज से निम्न समाज की ओर जाता है या निम्न समाज से उच्च समाज की ओर आता है, तो जैसे कोई सामान्य घर का व्यक्ति आईएएस बन गया, डिप्टी कलेक्टर बन गया, और डिप्टी कलेक्टर वाले घर में तो घर में अपने बैठ कर क्या खाता हो, चटनी भात भी खा लेता है, जैसे अपने माता पिता के साथ रहता है वैसा रह जाता है। लेकिन जब वो उच्च वर्ग में पहुंचता है तो उनके जैसा व्यवहार कर रहा होता है, छुरी कांटे में खा रहा होता है, कांचे गिलास में पानी पी रहा होता है, तो वैसा व्यवहार करता है, अपने आप को आवश्यकता अनुसार क्या कर लेता है, अनुकूलित कर लेता है। लेकिन आप एक देखेंगे कि एक जो अनपढ़ व्यक्ति होगा वो अपने आप को अनुकूलित नहीं कर पाएगा, वो दूसरे परिस्थिति में जाकर भी वैसा ही व्यवहार करेगा जैसा वो करता आया है, क्योंकि उसको लगता है कि मैं वही कर सकता हूँ, नया तौर तरीका वो सीख नहीं पाता है, तो वातावरण के साथ वो अनुकूलित नहीं होता है। जबकि शिक्षित व्यक्ति क्या करता है, हमेशा शिक्षा प्राप्त व्यक्ति आपको अपने आप को क्या कर लेता है, अनुकूलित कर लेता है। ये शिक्षा का प्रमुख चीज था कि शिक्षा का मतलब क्या होता है। ठीक, ये इसका सीधे पेपर में कुछ नहीं पूछ सकता है आपसे, लेकिन चूंकि आप टॉपिक पढ़ रहे हो और शिक्षा के बारे में पढ़ रहे हो तो कम से कम आपको जानकारी होनी चाहिए। तो क्या क्या ध्यान रखना है कि अंग्रेजी के एजुकेटम से बना हुआ है, लैटिन के एजुकेटम से बना जिसका अर्थ होता है शिक्षित करना। विवेकानंद ने कहा कि मनुष्य में अंतर नहीं, पूर्णता की प्राप्ति अभिव्यक्ति क्या है, शिक्षा है। गांधी जी ने कहा शिक्षा से इनका अभिप्राय यह था कि बालक और मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क और आत्मा, इनके सर्वोत्तम अभिव्यक्ति क्या है, शिक्षा है। पेस्टोलॉजी के अनुसार मनुष्य में जन्मजात शक्तियों का स्वाभाविक, समरूप और प्रगतिशील विकास क्या है, शिक्षा है। शिक्षा के बारे में और अगर आप देखें तो संकीर्ण भी होती है शिक्षा और व्यापक भी होती है, औपचारिक भी होती है, अनौपचारिक भी होती है। व्यक्तित्व विकास का और समाज कल्याण का इसमें क्या होता है, मुख्य ध्येय होता है। आजीवन चलने वाली इसकी प्रक्रिया है, सतत चलने वाली, लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। शिक्षा स्वयं की आवश्यकताओं के अनुसार क्या कर लेती है, पर्यावरण से अनुकूलित कर लेती है। ये है शिक्षा। जबकि मनोविज्ञान क्या है भाई, बंद दिख रहा है।
समझ में आ रहा है आप लोगों को ना? ठीक है, जो समझ में नहीं आएगा पूछ सकते हैं, क्योंकि मेरे समझने के लिए नहीं, ठीक है, किसके समझने के लिए? आपके समझने के लिए। तो आपको जो जहाँ चीज समझ में नहीं आई, इधर ऑनलाइन वाले भी जो चीज समझ में नहीं आया वो सीधे पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मेन हेडिंग लिखा हुआ था शिक्षा और मनोविज्ञान, ठीक, शिक्षा और मनोविज्ञान शुरुआती टॉपिक है। मनोविज्ञान का मतलब क्या होता है भाई? मनोविज्ञान नाम से जानते होगे कैसा विज्ञान है? मन का विज्ञान है। मन का विज्ञान कैसे पता चलेगा? कि हम जैसा व्यवहार करते हैं, मन का विज्ञान पता चलेगा कि हम कैसा व्यवहार करते हैं, ठीक। तो क्या होता है? प्राणियों के व्यवहार, एक दूसरा अनुभव, प्राणियों के व्यवहार का अनुभव तथा वातावरण के साथ अंतःक्रिया का क्रमबद्ध अध्ययन, अंतःक्रिया का क्रमबद्ध अध्ययन। अच्छा, आप उसका टेंशन मत लीजिएगा आप लोग, ये वाला जो नोट्स है जो मैं बनाता हूँ, हैंड रिटन नोट्स होता है, इसके आप लोग कुछ लिख पाते हैं नहीं लिख पाते हैं तो कोई टेंशन मत लीजिएगा, इसको मैं टेलीग्राम में डाल दूंगा, आप वहां से भी देख सकते हो। तो कोई चीज अगर कंफ्यूजन पैदा हो तो वहां से फिर आप देख लेना, ठीक है। कोई अगर कंफ्यूजन रहेगा तो टेलीग्राम में मैं उसको डाल दिया रहूंगा, ठीक। तो वातावरण ऐसा क्या बोलता है? मनोविज्ञान प्राणियों, कोई भी प्राणी का, ऐसा नहीं कि मानव, हम मनोविज्ञान में मानव के व्यवहार करने के तरीके के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन मनोविज्ञान में किसी का भी मनोविज्ञान पढ़ा जा सकता है। तो किसी प्राणी का, उसके व्यवहार का और उसके अनुभव का वातावरण के साथ अंतःक्रिया। वातावरण क्यों शब्द यूज कर रहा है पता है? कि हर वातावरण में मनुष्य का जो व्यवहार करने का तरीका होता है अलग होता है। परेशानी में अलग व्यवहार करेगा, खुशी में अलग व्यवहार करेगा, अमीरी में अलग व्यवहार करेगा, गरीबी में अलग व्यवहार करेगा। गर्मी के मौसम में आपका व्यवहार करने का तरीका अलग होता है, शीत ऋतु में आपका व्यवहार करने का तरीका अलग होता है। व्यवहार करने का मीन्स है जैसे खान पान भी अच्छा लग रहा है तो किसी खाने के प्रति रुचि अरुचि भी दिखाई दे रहा है, वो भी मनोविज्ञान का एक प्रकार। किसी खान पान के प्रति, गर्मी में आप देखोगे भोजन ज्यादा अच्छा लगेगा नहीं, खाना खाने का मन नहीं करेगा, ठंडी में जो मिल जाएगा वही खा लोगे आप, ठीक। तो ये एक प्रकार का कैसा है? मनोविज्ञान है, ठीक। किसी चीज का अपन अध्ययन करते हैं तो मनोविज्ञान कहलाएगा, ठीक। इसकी प्रकृति क्या होती है? मनोविज्ञान की जो प्रकृति होती है वो है, देखो शिक्षा जो है ना, जैसे शिक्षा अपन पढ़ रहे थे, शिक्षा एक सामाजिक क्रिया है। कैसी क्रिया है? सामाजिक क्रिया है। शिक्षा देना कला है एक प्रकार का। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मैं अपने तरीके से पढ़ा रहा हूँ, अलग टेक्निक होगा। दूसरे टीचर अगर पढ़ाएंगे तुमको अलग टेक्निक से पढ़ाएंगे, हर व्यक्ति। तो एक कलात्मक है शिक्षा देना या पढ़ाना, सीखना भी एक प्रकार का कला है। लेकिन मनोविज्ञान का अध्ययन जो है ना वैज्ञानिक क्रिया है, विज्ञान है, समाज नहीं। ये क्या था? समाज सोशल साइंस जैसा था। ये एक ऐसा प्रकार का विज्ञान है, साइंस है, सिर्फ विज्ञान है, प्योर है, कला नहीं है वो, ठीक। तो ये प्रकृति कैसी होती है इसकी प्रकृति होती है वैज्ञानिक। और क्या बताता है? प्रामाणिकता। और क्या होता है? वस्तुनिष्ठता। सबका मतलब बताता हूं। भविष्यवाणी करने की क्षमता, सार्वभौमिकता, और कार्यकारण सिद्धांत। वैज्ञानिक, इसका ज्ञान वैज्ञानिक है। मतलब कहने का मतलब है कि ये वैज्ञानिक ज्ञान किसी विचार के आधार पर विकसित नहीं किया गया है। ये वैज्ञानिक ज्ञान शोध के आधार पर विकसित किया गया है। कई बार इनका पुनर्परीक्षण किया गया है। ये वैसे ही काम करता है जैसे न्यूटन का नियम, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत यहाँ पर भी आप ट्राई करोगे तब भी वो काम करेगा, अमेरिका में ट्राई करोगे तब भी काम करेगा। मनोविज्ञान भी ऐसे ही काम करता है। विभिन्न परिस्थितियों में एक व्यक्ति कैसे व्यवहार करता है उनके बारे में प्रामाणिकता के रूप में, इसका प्रामाणिकता भी है, प्रामाणिक अध्ययन के आधार पर यह तय किया जा सकता है कि ये विज्ञान है। दूसरा ये बोलता है सार्वभौमिकता। सार्वभौमिकता का मतलब ये होता है कि हर जगह वो सिद्धांत काम करे, हर जगह उपस्थित हो।
जैसे न्यूटन का सिद्धांत यहाँ पर भी काम करेगा, अमेरिका में भी काम करेगा, जापान में भी काम करेगा, उसी तरीके से मनोविज्ञान के जो नियम होते हैं वो हर परिस्थिति में हर समय पर काम करेंगे। ठीक। तीसरा बोलता है वस्तुनिष्ठता। वस्तुनिष्ठता ये हर विज्ञान का एक गुण है। विज्ञान का सबसे प्रमुख गुण होता है वस्तुनिष्ठता। जैसा है वैसा ही बोल देना वस्तुनिष्ठता कहलाता है। पार्सल ना होना, कोई भेदभाव ना बरतना। तो इसीलिए कहा जाता है, आप लोग कहते हैं ना कि वस्तुनिष्ठ अध्ययन मतलब आपको बहुविकल्प प्रकार के वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन दिए जाते हैं। मतलब जो प्रश्न दिया गया है उनमें से एक का जो सब मानते हैं सही है उस चीज का आप आंसर लगा दो। आपको वस्तुनिष्ठ प्रकार का आंसर देना होता है, निश्चित आंसर देना पड़ता है। तो इसका भी मतलब होता है कि जैसा है वैसे ही बता दो, वस्तुनिष्ठ अध्ययन होता है। भविष्यवाणी करने की क्षमता, क्योंकि ये विज्ञान है ना, तो विज्ञान है तो भविष्यवाणी करने की क्षमता है। एक गेंद है और उस गेंद को मैं आसमान पर ले जाता हूं और मैं भविष्यवाणी कर सकता हूं कि अगर इस गेंद को मैंने छोड़ा तो जमीन की ओर गिरेगा। ये भविष्यवाणी छोड़ने से पहले मैं कर सकता हूं, क्योंकि वो विज्ञान है। विज्ञान में हमको पता होता है कि हाइड्रोजन और इसको ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को मिलाएंगे तो पानी बनेगा। ये मिलाने से पहले मैं भविष्यवाणी कर सकता हूं ना, क्योंकि वैज्ञानिकता है इसमें। उसी तरीके से मनोविज्ञान में भी हम क्या कर सकते हैं, भविष्यवाणी करने की क्षमता होती है। सामाजिक विज्ञान में आवश्यक नहीं, समझ यानी कला में कोई आवश्यक नहीं है कि कोई व्यक्ति 10 घंटे मेहनत करने के बाद अच्छा क्या बजा सकता है, पियानो बजा सकता है, और कोई व्यक्ति 10,000 घंटे में भी शायद न सीख पाए। ये भी समस्या है। उसमें प्रामाणिकता की समस्या होती है, उसमें वैज्ञानिकता की समस्या होती है कला में, और भविष्यवाणी करने की क्षमता नहीं होती। विज्ञान में भविष्यवाणी करने की क्षमता है। इस तरीके से इसकी प्रकृति अगर माना जाए तो मूल रूप से इसकी प्रकृति कैसी है, ये पूरी तरीके से विज्ञान है। जबकि शिक्षा जो है वो कैसा है, प्रकार का कला है। और दोनों मिलकर क्या बन जाते हैं, शिक्षा और मनोविज्ञान। यानी मतलब कला और विज्ञान का सम्मिश्रण जब होगा तो शैक्षिक मनोविज्ञान बनेगा। जिसके आगे जो बाल विकास अपन पढ़ने वाले हैं ना, वो बाल विकास अपने आप में शिक्षा मनोविज्ञान है। इतना बताने का वजह क्या है, आपको बताया जा सके कि बाल विकास असल में क्या है, वो शिक्षा और मनोविज्ञान का मिश्रण बनने के बाद शिक्षा मनोविज्ञान बना हुआ है, जिसका अध्ययन हम आगे करने वाले हैं। क्योंकि उसमें शिक्षा के साथ में मनोविज्ञान का भी अध्ययन कर रहे हैं, कला का भी उसमें अध्ययन है और साथ में विज्ञान का भी अध्ययन है। ठीक, समझ में आ रहा है? ये टेलीग्राम में मैं डाल दूंगा, उसकी चिंता मत कीजिएगा। ठीक, तो शिक्षा मनोविज्ञान का अगर अर्थ आप बोलो कि इसका अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ हो जाता है शिक्षा संबंधी मनोविज्ञान। बस और कुछ नहीं। शिक्षा के संदर्भ में मनोविज्ञान, बाकी चीजों के बारे में बात, अपराध के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, लूट चोरी डकैती के बारे में बात नहीं, हम शिक्षा के बारे में सिर्फ बात कर रहे हैं कि शिक्षा में मनोविज्ञान क्या काम करता है, बस। तो शिक्षा मनोविज्ञान होगा। और क्या क्या जान सकते हो कि शिक्षा मनोविज्ञान वो मनोविज्ञान की एक शाखा है, मनोविज्ञान की एक शाखा है। जैसे मनोविज्ञान में अपराध अनुसंधान अलग चला जाता है, एक व्यक्ति कैसा होता है, समाज कल्याण मनोविज्ञान अलग हो जाता है, आर्थिक मनोविज्ञान अलग हो जाता है, सामाजिक मनोविज्ञान अलग हो जाता है। ये किसके बारे में बात कर रहा है, शिक्षा के बारे में बात कर रहा है। तो शिक्षा मनोविज्ञान की एक शाखा हो गया। ये शिक्षा में मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। शिक्षा में किसका अध्ययन करता है, मानव व्यवहार का। शिक्षा प्राप्त व्यक्ति और अशिक्षित व्यक्ति दोनों में क्या अंतर होगा, ठीक, उनके मनोविज्ञान स्तरीय में क्या फर्क पड़ेगा। ठीक, ये अधिगम, अधिगम का मतलब होता है सीखना। अधिगम का मतलब क्या होता है,
सीखना, अधिगम का मतलब है सीखना। जहां पर भी आगे ये अधिगम शब्द बार बार आएगा आपके, क्योंकि ये आपके सब्जेक्ट में अधिगम जो है जुड़ा हुआ है। तो अधिगम का मतलब था सीखना। अधिगम एवं शिक्षण क्रिया का अध्ययन करता है, एवं शिक्षण क्रिया। अधिगम का मतलब ये हो जाता है कि सीखना। सीखने का मतलब ये होता है कोई बालक, कोई बच्चा किन परिस्थितियों में सीखेगा। कई बालक बहुत सारी परिस्थितियों में सीख नहीं पाते हैं। इस अधिगम में ये बात बताई जाएगी, मनोविज्ञान, अधिगम से मनोविज्ञान में सीखा जाएगा कि किन परिस्थितियों में कोई बालक सीख रहा है। और दूसरी बात, टीचर को भी किन किन परिस्थितियों में सिखाना चाहिए। शिक्षण क्रिया है वो। टीचर शिक्षण क्रिया करेगा, पढ़ाने का काम करेगा। तो जब पढ़ाने का काम कर रहा होगा वो, तब वो कैसे ऐसा समझाए वो बच्चों को कि वो सही तरीके से उनको समझ में आए। लाइव वीडियो जो होता है वे 5 घंटे बाद, अभी जो लाइव वीडियो चल रहा है वो 5 घंटे बाद आपके मोबाइल में लाइव क्लास में, जहां पर मैंने बताया रिकॉर्डेड क्लास जहां होते हैं, लाइव क्लास में ये क्या हो जाता है, सेव हो जाता है। 5 घंटे से उसे लिखता है 5 घंटे से 24 घंटे के बीच में। कोई पूछ रहा है इसमें, रीना मेरी पूछ रही है कि कोई रिकॉर्डेड क्लास में बच जाता है क्या? तो रिकॉर्डेड क्लास अपने आप सेव हो जाता है वो, आप वहां से जितने बार चाहे उतने बार देख सकते हैं। ठीक, हाँ, कोशिश कीजिएगा कोई रिकॉर्डिंग ऐप इस पर मत डालिएगा। रिकॉर्डिंग ऐप डालते कोई भी अपने मोबाइल में आप रिकॉर्डिंग ऐप ऑन करेंगे, आपको ऐप अपने आप ब्लॉक कर देगा। फिर आप ब्लॉक हो जाएंगे तो फिर से वापस मेरे को क्या करना पड़ेगा, खोलना पड़ेगा। तो खोल तो देते हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। ब्लॉक होते हैं तो उसमें लिखाएगा सस्पिशियस ऐप कुछ चल रहा है, ऐसा करके लिखाएगा आपके मोबाइल में, और कोई भी वीडियो चलना बंद हो जाएगा। तो वो मत कीजिएगा, कोशिश कीजिए कि बार बार चलता है। रिकॉर्डिंग करने की जरूरत नहीं है, आपके मोबाइल में जब तक चाहे उतना दिन तक आप रख सकते हो। रिकॉर्डिंग करने की आवश्यकता नहीं, जब तक चाहे उतना दिन देख सकते हो आप। ठीक, तो अधिगम और शिक्षण की क्रिया का क्या करता है, ये अध्ययन करता है। और अंतिम है विद्यार्थी, शिक्षक और शिक्षण की प्रक्रिया। विद्यार्थी मतलब जो छात्र है, जिसको सिखाया जा रहा है। शिक्षक मतलब जो सिखाता है, और शिक्षण की प्रक्रिया जिस तरीके से सिखाई जाती है, तीनों चीज शामिल है। ठीक, इनकी दशा का अध्ययन करता है। किनकी दशा का अध्ययन करता है? विद्यार्थी की दशा का अध्ययन, शिक्षक की दशा का अध्ययन, और शिक्षण की प्रक्रिया की दशा का अध्ययन कौन करता है? शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान इसका अध्ययन करता है। अब शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र, शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र, बहुत सारे क्षेत्र हैं इसमें। इसमें पहला क्षेत्र होता है विकास। विकास मतलब जैसे बोलते हैं ना, शैशव अवस्था, प्रौढ़ावस्था, जवानी, ये सब जो उनका क्रम होगा, उस क्रम में उनको क्या उन अवस्थाओं को अपन पढ़ेंगे, इसी को अपन बोल देते हैं विकास क्रम। दूसरा व्यक्तित्व भिन्नता, इसको व्यक्तित्व भिन्नता लिख कर ना लिख के व्यक्तिगत भिन्नता लिख लो। व्यक्तिगत भिन्नता का मतलब होता है, जैसे हम लोग यहाँ पर अभी ऑनलाइन में मान लीजिए ये 17-18 लोग अभी जुड़े हुए हैं, आप लोग 8-10 लोग यहाँ पर बैठे हुए हो। हम लोग एक ही जैसे कपड़े पहनते हैं, एक ही जैसा खाना खाते हैं, एक ही जैसा हवा ले रहे हैं, एक ही जैसा पानी पीते हैं, फिर भी हम लोग अलग व्यवहार क्यों कर रहे हैं? सबका व्यवहार करने का अलग अलग तरीका क्यों होगा? तो वो मनोविज्ञान बताएगा आपको कि अलग अलग व्यवहार करने का वजह क्या होता है। कोई आदमी शांत होता है, कोई एग्रेसिव होता है, कोई बड़ा ही गंभीर होता है, कोई बड़ा मजाकिया होता है, कोई बड़ा ही क्या रहता है, बेफिक्र तरह का जीवन जी रहा होता है, और कोई बहुत पढ़ पढ़ के परेशान हो रहा होता है। ऐसे भी होता है कि नहीं होता है? तो ये व्यक्तिगत भिन्नता है। सामूहिक भिन्नता न होकर कैसी भिन्नता है? हर व्यक्ति की अलग अलग भिन्नताएं होती है। ठीक, इनके बारे में भी अध्ययन करते हैं अपन। तीसरा वंशानुक्रमण एवं वातावरण की भिन्नता। मनोविज्ञान में भी पढ़ता है वंशानुक्रमण। जैसे वंशानुक्रमण कहने का मतलब होता है कि जो हम माता पिता से लेकर आते हैं,
अपने दादा दादी से जो लेकर आते हैं उस तरीके से हम व्यवहार करते हैं। इसलिए हर व्यवहार, हर परिवार का व्यवहार करने का एक तरीका अलग होता है। हर परिवार का कुछ न कुछ व्यवहार करने का तरीका अलग होता है। और वातावरण, अगर हम छत्तीसगढ़ के संस्कृति में जी रहे हैं तो हम छत्तीसगढ़ जैसा व्यवहार करेंगे। कोई बिहार का व्यक्ति होगा वो बिहारी कल्चर को फॉलो करेगा, कोई उत्तर प्रदेश का होगा तो उत्तर प्रदेश, कोई अमेरिकी संस्कृति से आएगा तो अमेरिकी संस्कृति। तो ये वंशानुक्रमण का भी प्रभाव पड़ता है। और दूसरा प्रभाव किसका पड़ता है? वातावरण का। उसका भी अध्ययन हम आपका शिक्षा मनोविज्ञान में करेंगे। उसका भी अध्ययन अपन किसमें करेंगे? शिक्षा मनोविज्ञान। चौथा, अधिगम। अधिगम जो है सीखने का, जो है सीखने की दशा, परिस्थिति और तरीका, इन सब का अध्ययन हम कहां करते हैं? शिक्षा मनोविज्ञान में। सीखने की जो प्रक्रिया होगी, अधिगम की जो प्रक्रिया होगी, उसमें भी हम क्या सीखते हैं? वो मनोविज्ञान में सीखेंगे। पांचवा, मानसिक क्रिया। किन परिस्थितियों में व्यक्ति कैसा व्यवहार करेगा, उसका मन मस्तिष्क कैसे विचार करता है, कैसे काम करना शुरू करता है, ये मानसिक क्रिया के अंतर्गत आएगा। इसके अलावा इसमें आता है जैसे ध्यान, संवेदना, प्रेम, घृणा, ठीक, ये सारी चीजें आती हैं। तर्क, निर्णय, ये सब मन के मानसिक क्रियाओं पर निर्भर होता है। कोई व्यक्ति बेचारा अपने समस्या से निकल ही नहीं पाता है, और ये व्यक्ति चुटकी बजाते ही समस्या से बाहर आ जाता है, क्योंकि वो निर्णय करने की क्षमता उसके अंदर ज्यादा महत्वपूर्ण है, ज्यादा अच्छे से कर पा रहा है। और इसके अलावा मनोविज्ञान का और कहां कहां उपयोग करता है? एक पाठ्यक्रम निर्माण, क्योंकि पाठ्यक्रम निर्माण करते हुए हमें जरूर देखते हैं कि किस उम्र के बालक के लिए बनाया जा रहा है। पांचवी पारा, जैसे बीए पढ़ने वाले बच्चे का, जो बीए है कोई तैयारी कर रहा है, उसके लिए कैसा सिलेबस बनाना है, पहली के बच्चे को कैसे सिखाना है, आखिर पढ़ाना। जैसे मान लीजिए उदाहरण के तौर पर आप इसको हंसेंगे कि भाई मान लीजिए हमारा लक्ष्य क्या है? इंजीनियर बनाना, डॉक्टर बनाना, यही लक्ष्य है हमारा, या कैसा बनाना? बढ़िया से बढ़िया वकील बनाना। तो शुरू में से वकालत क्यों नहीं पढ़ाते? वो छोटा मोटा वो पाठ एक इस विनय, जिसने सूरज चांद बनाया, छोटा छोटा कविता क्यों पढ़ाना शुरू करते हैं? छोटा छोटा शुद्धलेख क्यों लिखवाना शुरू करते हैं? जबकि वो शुद्धलेख और इमला का और पहाड़ा गिनती का कोई ज्यादा, वहां तो कभी वकील बन जाओगे, इंजीनियर बन जाओगे, डॉक्टर बन जाओगे, कौन बोलेगा दो का पहाड़ा सुनाओ आप? कोई नहीं बोलेगा। लेकिन क्यों पढ़ाया जाता है? इसलिए पढ़ाया जाता है क्योंकि उस स्तर का मानसिक विकास हो पाए। ये पाठ्यक्रम का निर्माण वहां पर निर्भर करता है, जिसकी जितनी मानसिक क्षमता है पाठ्यक्रम उतना दिया जाएगा। तो शिक्षा मनोविज्ञान ये भी तय करता है कि पाठ्यक्रम कैसे बनाना है। इसके अलावा छठवां, मापन और मूल्यांकन। मापन और मूल्यांकन, परीक्षा प्रणाली क्या होनी चाहिए, उनका मापन कैसे किया जाए, पेपर कैसे लिया जाए, किस स्तर का उनका मूल्यांकन करना चाहिए, कैसे प्रोत्साहन देना चाहिए, ये सारी चीजें कहां तक होती हैं? शिक्षा मनोविज्ञान। ठीक है, और कुछ है मनोविज्ञान का? 2 लाइन और लिख लो। शिक्षा मनोवैज्ञानिक, इनका नाम याद रखिएगा, ये आपसे पूछ सकता है। लिखिएगा, आधुनिक शिक्षा मनोविज्ञान की प्रमुख नाम। प्रमुख नाम मतलब प्रमुख वैज्ञानिक कौन है जिनको माना जा सकता है कि वो कोई जनक तो नहीं है इनका। शिक्षा मनोविज्ञान कोई अलग से विषय तो है नहीं, शिक्षा का अलग जनक है, विज्ञान का अलग जनक है, तो वो विज्ञान की एक शाखा है। तो ऐसा तो कह नहीं सकते कि साइंस के जन्मदाता कौन है, बहुत सारे जन्मदाता हैं भाई साइंस के। लेकिन इनके जो वर्तमान में अगर देखा जाए कि सबसे बड़े नामों में देखा जाए शिक्षा मनोविज्ञान पहले अध्ययन, प्रारंभिक अध्ययन करने वालों में 2 नाम मिलता है, एल थॉर्नडाइक, एल थॉर्नडाइक, ये नाम जन्मदाताओं में है, और दूसरा है जे एम कैटल, जे एम कैटल। ठीक, तो ये 2 नाम जो है शिक्षा मनोविज्ञान में कैसे माने जा सकते हैं? प्रतिपादक या जनक माने जा सकते हैं, जो है नहीं, ऐसा मत मानिएगा कि प्रतिपादक हैं लोग,
क्योंकि शिक्षा विज्ञान के जन्मदाता हम नहीं बता सकते कि विज्ञान के जन्मदाता कौन है, क्योंकि बहुत सारे विज्ञान है, तो विज्ञान के जन्मदाता नहीं बता सकते। लेकिन मनोविज्ञान का शिक्षा में प्रयोग, मनोविज्ञान का किसका प्रयोग, शिक्षा में प्रारंभिक प्रयोग करने में ये आपका थार्नडाइक और एम कैटल का नाम मिलता है। तो आप इनको मान सकते हो कि प्रतिपादक क्या, आरंभिक लोग। ठीक, तो ये प्रारंभिक अध्ययन था शिक्षा मनोविज्ञान में। आज ये प्रारंभिक है, कल से अपन मेन सिलेबस में घुसेंगे। मुख्य सिलेबस जो है, क्योंकि आपको पढ़ना था कि आपके जो विषय आप पढ़ रहे हो आखिर वो विषय है कौन सा। ये विषय अपना क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान है। फिर अपन कल से जो है अपन मेन सब्जेक्ट में घुसने की कोशिश करेंगे।